भारतीय संसदीय प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक तौर पर सरकार के प्रयासों और सरकार की योजनाओं के वैकल्पिक उपाय को पेश करने में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो ये दर्शाते हैं कि सरकार की जो प्रयास हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसमें क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो अब हाल ही में नेता प्रतिपक्ष की जो सीट है वो एक बार फिर से चर्चा में आई है, जहां पर हमारे वर्तमान लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं उनके खिलाफ कुछ मामले दर्ज हुए हैं। अब इन मामलों को लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें से कई मामले ऐसे हैं जिसमें 7 साल तक की सजा उनको हो सकती है, और अगर ये सजा होती है, अगर ये मामले उन मामलों के तहत उनको सजा मिलती है तो उनको अपनी सीट भी देनी पड़ेगी, उनकी सीट भी जो है समाप्त हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा अगर आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या रहा है उसको समझेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ किन मामलों के तहत, किन धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए हैं, वो उन मुकदमों पर बात करेंगे, कौन कौन सी धाराएं आपको देखने को मिली हैं। और फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर भी बात होगी। क्या उनकी सदस्यता जा सकती है, उसको भी हम देखेंगे। और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है उसका भारत में क्या इतिहास रहा है, और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम समझने वाले हैं। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होगा, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए है कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस की जो मुखर्जी नगर की क्लासेस थी वो अब नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के करीब आपको ये नई क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की बैचेस जो हैं वो शुरू हुए हैं। तो अगर आप इनके बारे में और डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कुछ लिंक मिलेंगे, वहां पर आप क्लिक करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और सूचना संभव प्रोग्राम को लेकर के है। तो 2025 के एग्जाम को टारगेट करते हुए इस संभव प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जहां पर आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम के तहत आपको हर रोज 10 प्रीलिम्स के सवाल, रोज जो है 2 मेंस के सवाल आंसर राइटिंग के लिए आपको दिए जाएंगे। आपको रियल टाइम आपकी रैंकिंग मिलेगी कि आपने जो टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं उसमें आपकी क्या रैंकिंग है। पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जीएस पेपर, जीएस जो आपके टॉपिक्स हैं उनका पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा, उसका कंटेंट आपको मिलेगा, और भी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो इस पूरे प्रोग्राम के तहत आपको मिल जाएंगी। प्रोग्राम पूरी तरह से निःशुल्क है, तो आप जो है दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर विजिट करके इसके बारे में और डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं खबर को लेकर के। तो खबर अगर आप देखें, खबर में आपको देखने को मिलेगा कि संसद में हुई दुर्घटना के सिलसिले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो कई मामलों के तहत, कई धाराओं के तहत अब जो है एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी पर कई आरोपों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें 7 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है। और इस घटना के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये जो आपके मामले हैं इनके तहत सजा होती है तो राहुल गांधी जी को अपनी सीट भी गंवानी पड़ सकती है, वो संसद के लिए अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। इस पर अभी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मामला क्या है, घटना क्या हुई है, उसको लेकर के अगर आप बात करें तो जो भारतीय संसद में विपक्ष के सांसद हैं, जो लीडर और जो आपकी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो दरअसल बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा के पास जो है संसद के परिसर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसके पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब विरोध प्रदर्शन किसका हो रहा था? तो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो भारतीय गृह मंत्री की ओर से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को लेकर के जो एक बयान दिया गया था उस बयान को लेकर के था। तो ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इसी बीच में पक्ष और विपक्ष के जो नेता थे उनके बीच में आपको हाथापाई देखने को मिली, और फिर ये घटना जो है पूरी हुई है। और इसी घटना के बाद जो है विपक्ष की ओर से जो आपके पक्ष के नेता थे उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, और पक्ष के जो नेता हैं उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ एफआईआर की है। तो ये ओवरऑल पूरी घटना आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अब कौन कौन से मामलों के तहत, कौन कौन सी धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए हैं उनको अगर आप एक सरसरी नजर से देख रहे हैं तो सबसे पहले धारा 117 है, जिसमें स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। इसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 115 यहाँ पर आपको मिलेगी, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, इसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। 115 और 117 में डिफरेंस जो है
गंभीर चोट को लेकर के है। तो गंभीर चोट 117 में है और सामान्य चोट 115 में है। धारा 125 जो है वो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरे में डालने को लेकर के है। 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। फिर धारा 131 है, हमले या फिर आपराधिक बल के प्रयोग को लेकर के है। इसमें आपको 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है या फिर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। धारा 351 है आपराधिक धमकी को लेकर के। धारा 3 सब क्लॉज 5 है जो कि कॉमन इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये स्थापित करता है कि यदि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो एक सामान्य इरादे से आपराधिक कृत्य करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये धाराएं जो हैं ये राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई हैं। अब क्या यहाँ पर गिरफ्तारी की जा सकती है उसको लेकर के आप अगर बात करें कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं, तो हाँ, राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ धाराएं जो हैं वो थोड़ी संगीन गंभीर धाराएं हैं। जैसे अगर आप देखें सेक्शन 117 और सेक्शन 125 जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध हैं। दरअसल संज्ञेय अपराध होने का मतलब ये होता है कि यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर होता है तो फिर पुलिस बिना किसी वारंट को प्राप्त किए आपको गिरफ्तार कर सकती है। जबकि दूसरे अपराध अगर आप देखें तो दूसरे अपराध गैर संज्ञेय अपराध हैं, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं, वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए जो है वारंट की जरूरत पड़ती है। तो दोनों में, संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध में यही डिफरेंस, यही अंतर आपको देखने को मिलता है कि एक के अंतर्गत आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है और दूसरे के अंतर्गत आपको वारंट की जरूरत पड़ती है। तो अब आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ धाराएं जो है वो संज्ञेय अपराध की धाराएं हैं। हालांकि संज्ञेय अपराध होने का मतलब ये नहीं है कि गिरफ्तारी अनिवार्य हो जाती है। अब भी गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है, गिरफ्तारी वॉलंटरी होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर आप गाइडलाइंस देखें तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन दिशा निर्देशों में ये कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल की अवधि के मामले में कोई उसके ऊपर 7 साल तक की जेल की अवधि वाला कोई अगर मुकदमा दर्ज होता है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उस व्यक्ति को संज्ञेय अपराध के मामले में भी गिरफ्तार किया जाए। अगर पुलिस को लगता है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस को नहीं लगता तो पुलिस गिरफ्तार ना करे। हालांकि गिरफ्तारी की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी जो अपराध हैं पूरी तरह से जमानती अपराध हैं, यानी कि इसके तहत आपको बेल मिल सकती है। तो अगर राहुल गांधी गिरफ्तार होते भी हैं तो वहां पर जो बेल मिलने की संभावना है वो बनी रहती है। बेल मिलना जो है वो एक अधिकार के तौर पर शामिल होता है। तो ये हमने गिरफ्तारी की बात की। अब सदस्यता जाने के खतरे की अगर आप बात करें तो यहाँ पर अयोग्य ठहराए जाने पर भी बेसिकली यहाँ पर एक खतरा मौजूद है, क्योंकि भारतीय अगर आप कानून देखें तो एक एक्ट है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सेक्शन 83। तो ये जो सेक्शन 83 है ये राहुल गांधी के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि जो सेक्शन 83 है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये सेक्शन कहता है कि यदि भारतीय संसद के किसी मेंबर को किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है और उसको कम से कम 2 साल के कारावास की सजा होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद का सदस्य है और उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा होती है, तो फिर उस व्यक्ति की जो संसद की सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है और संसद की सदस्यता के साथ साथ उस व्यक्ति को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। तो अगर राहुल गांधी अयोग्य ठहराए जाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर 2 साल की सजा होती है तो 2 साल तो जेल में रहना पड़ सकता है और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आरपीए एक्ट 1951 है वो ये कहता है कि अगर किसी मेंबर को 2 साल या 2 साल से ज्यादा तक की सजा होती है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है और 6 साल के लिए उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये ओवरऑल आपका कानून हो। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो ऐसा ही एक मामला आपको राहुल गांधी के ऊपर पहले भी देखने को मिला था। उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जो उस समय जो न्यायालय था उसने राहुल गांधी को जो है दोषी ठहराया था, उनको 2 साल की सजा दी गई थी और 2 साल की सजा देने का मतलब ये था कि उनकी सदस्यता रद्द होने वाली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसमें इंटरवीन किया था और जो सजा थी उस सजा को समाप्त कर दिया था और उसके बाद राहुल गांधी की जो सदस्यता थी वो बरकरार रखी गई थी। तो ये ओवरऑल पूरा मामला यहाँ पर आपका हो सकता है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, यानी कि जो आपके नेता प्रतिपक्ष होते हैं उनके बारे में। कौन होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन? तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो संसद के एक सदस्य होते हैं और विपक्ष के प्रभारी होते हैं। विपक्ष के प्रमुख नेता के तौर पर इनको देखा जाता है। तो संसद के सदन के भीतर सबसे बड़ा जो विपक्षी दल होता है उसका नेतृत्व करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन।
इतिहास की अगर आप बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था और जब भारत का पहला इलेक्शन था तो लीडर ऑफ अपोजिशन जैसी कोई पोस्ट नहीं हुआ करती थी। भारत में पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन को 1969 में नियुक्त किया गया था, तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। कानून की अगर आप बात करें तो इसको लेकर के कानून मौजूद है। इस कानून का नाम है संसद में विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्ता कानून 1977, और इसके तहत जो है आपको पहली बार इसके नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कानून देखने को मिला था। भारतीय संविधान में अगर आप बात करें तो संविधान में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कोई भी प्रावधान देखने को आपको नहीं मिलेगा, कोई भी जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। नियम की बात करें तो पार्टी के पास सदन की बैठक आयोजित करने हेतु निर्धारित कोरम के बराबर सीटें होनी चाहिए और संसद के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा उनके पास मौजूद होना चाहिए। यानी कि अगर किसी पार्टी को संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष बनाना है, नेता प्रतिपक्ष को नियुक्त करना है, तो शर्त क्या है? शर्त यही है कि उस पार्टी के पास सदन की बैठक का आयोजन करने के लिए कोरम मौजूद होना चाहिए। और कोरम कितना है? कोरम है हमारा 1/10। तो अगर किसी पार्टी के पास 55 सीटें मौजूद हैं तो वो 55 सीटें मतलब ये है कि वो पार्टी जो है अपना नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर सकती है। चयन की अगर आप बात करें तो पार्टी की जो संसदीय सदस्य होते हैं वो नेता प्रतिपक्ष का चयन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में देखे। अब बढ़ते हैं हम आगे और यहाँ पर अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त। एक अंत में सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है, हमारे पास 2 कथन हैं जिन कथनों पर हमें बात करनी है। आपसे पूछा गया है कि नेता प्रतिपक्ष को संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत मान्यता प्रदान की गई है, और दूसरा कथन है नेता प्रतिपक्ष को पहली बार मान्यता पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मिली थी। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है वो हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।